नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री बॉय में। आज मैं आप लोगों को लिंटिल यानी कि मसूर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। लिंटिल, जिसको मसूर के नाम से जानते हैं, इसका बोटैनिकल नेम है लेंस स्कुलेंटा, जो कि पुराना नाम है। इसका नया नाम है लेंस कुमिनुलस, यह इसका नया बोटैनिकल नाम है। आप लोग इसे याद रखेंगे। इसकी फैमिली लेगुमिनेसी, प्रायः जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उनकी फैमिली लेगुमिनेसी होती है। यह विश्व की चौथी सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, जो कि पूरे विश्व में दलहनी फसलों का 5% एरिया शेयर करती है। अब इसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। इसका ओरिजिन सेंट्रल एशिया या फिर अफ़गानिस्तान को माना जाता है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसको प्रायः हम लोग सीड के साइज के आधार पर दो भागों में बांटा है, एक मसूर एक मसूरी। मसूर जो माइक्रोस्पर्मा, मसूरी यानी कि माइक्रोस्पर्मा। मैक्रो के नाम से आप समझ ही सकते हैं कि यह लार्ज साइज़ के होते हैं इसके बीज, और यह अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में कल्टीवेटेड किए जाते हैं। और मसूरी, इसमें स्मॉल साइज़ के सीड होते हैं। यह भारत, पाकिस्तान और साउथ वेस्ट एशिया में कल्टीवेटेड किया जाता है। अब आगे बात करेंगे मेजर लिंटिल प्रोडक्शन कंट्रीज़ में। सबसे ज़्यादा कनाडा में 39%, तुर्की में, फिर इंडिया में, फिर यूएसए में, फिर साइरिया में किया जाता है। हाईएस्ट यील्ड इजिप्ट और यूएसए में होती है। यह डिप्लॉयड होती है और इसमें 2n बराबर 14 होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या 14 होती है। अब हम इसके एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो यह भारत का 1479,000 हेक्टेयर एरिया लेता है और प्रोडक्शन 1,31,000 एरिया होता है। यील्ड की बात करेंगे, पर हेक्टेयर 697 kg यील्ड प्राप्त होती है। अब हम आगे बात करेंगे इसके जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में भारत में यह कल्टीवेटेड की जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पूरे भारत का 70% प्रोडक्शन होता है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है। अब हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। यह पल्सेस क्रॉप की सबसे महत्वपूर्ण क्रॉप होती है, जो कि इसमें प्रोटीन की मात्रा 24 से 26% के बीच में, फैट 1.3%, फाइबर 3.2%, मिनरल्स 2.2% पाए जाते हैं। अब हम इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे तो इसमें रेसिम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। जितने भी आप लोग लेगुमिनेसी क्रॉप के पढ़ेंगे उनमें से बहुत सारी, जैसे चिकपी हो गई, उसके भी जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो भी रेसिम होते हैं। यह सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, यह लॉन्ग डे प्लांट होता है। इसके रूट सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें टैप रूट सिस्टम होता है और इसमें एक टॉक्सिक एंजाइम पाया जाता है। आप नोट लगा के लिखेंगे टॉक्सिक इसमें इस सेपोनिन होता है, जो 3.7 से 4.6 ग्राम पर केजी ऑफ सीड पाया जाता है। सेपोनिन क्या होता है? यह सूप लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप लोग जानते होंगे कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल नाम की एक बीमारी होती है, तो उसमें सेपोनिन अत्यंत सहायक होता है। सेपोनिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अब हम आगे बात करेंगे बेसिस ऑफ साइज़ पर। हम इसका क्लासिफिकेशन पहले ही आपको बता चुके हैं, मसूर और मसूरी। आगे बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में। यह रबी सीजन की क्रॉप है और यह इसलिए इसे कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। यह फ्रॉस्ट के लिए यानी पाला के लिए टॉलरेंट होती है। इसमें पाला का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें बारिश का भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। मृदा की बात करेंगे तो इसके लिए लूम सॉइल चाहिए और मृदा का जो पीएच होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि 6.5 से 7.5% के बीच में होना चाहिए। लिंटिल एसिडिक सॉइल यानी अम्लीय मृदा में नहीं होती है। लैंड प्रिपरेशन की बात करेंगे तो इसमें नॉर्मल तौर पर आम तरीके से
लैंड प्रिपरेशन करेंगे, पहले प्लॉइंग कर देंगे, फिर इसके बाद हैरोइंग कर देंगे, फिर इसके बाद एक बार प्लॉइंग कर देंगे, और जिससे कि हमारा खेत समतल हो जाए। सीड रेट की बात करेंगे, माइक्रो जब होगा तब उसमें 30 से 40 कुंटल 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर, माइक्रो 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर, लेट सोइंग 50 से 60 केजी पर हेक्टेयर। सीड ट्रीटमेंट की बात करेंगे, अब हम सीड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें राइजोबियम कल्चर का यूज करते हैं। आप लोग एक बात याद रखेंगे कि अगर माइक्रो या फिर लेट सोइंग नहीं कहता है और ऐसे पूछ लेता है कि सीड रेट कितना होगा, तो आप लोग 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर लिखेंगे। स्पेसिंग की बात करेंगे तो इसमें 30 सेंटीमीटर रो टू रो स्पेसिंग होती है, और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग इसमें बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें जो सीड होते हैं वह काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए इसमें प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग करना बहुत मुश्किल होता है। NPK रेशियो की बात करेंगे तो इसमें 20:50:20 NPK रेशियो होता है। इरिगेशन की बात करेंगे तो इसमें इरिगेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप देना चाहते हैं तो इसमें 2 इरिगेशन दे सकते हैं। पहला इरिगेशन ब्रांचिंग के समय देंगे, दूसरा इरिगेशन पॉट फिलिंग के समय पर देंगे। ब्रांचिंग का जो समय होता है वो डे आफ्टर सोइंग 40 डेज़ होता है, और 80 डेज़ डे आफ्टर सोइंग पॉट फिलिंग होता है। वीड कंट्रोल की बात करेंगे तो इसमें प्री एमरजेंस पेंडामिथिलीन का यूज करेंगे। हार्वेस्टिंग की बात करेंगे हम आगे। हार्वेस्टिंग के लिए प्रायः हम सेटरिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। सेटरिंग प्रोसेस क्या होती है? सेटरिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि जब पूरी तरह से फसल मैच्योर ना हुई हो, हम पूरी तरह से फसल मैच्योर होने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके जो दाने होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, और वह हवा चली तो वह उड़ जाएंगे। इससे हमें अच्छी बेटर यील्ड प्राप्त करने के लिए हार्वेस्टिंग जब हल्का हल्का मैच्योर हो जाए तब कर लेनी चाहिए। स्टोरेज की बात करेंगे तो 12% मॉइस्चर इसमें स्टोरेज होना चाहिए। यील्ड की बात करेंगे सबसे लास्ट में, तो इसके लिए प्रायः 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड प्राप्त होती है। आपको कैसी लगी जानकारी कमेंट में अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।